So let us continue with the Partnership Act 1932. Today it's our third lecture और लास्ट लेक्चर में हमने एक नया एक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था पार्टनरशिप एक्ट 1932. लेट्स हैव अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो किया था फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं. आइए, सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि व्हाट इज पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, आप सब पढ़ के भी आए होंगे आई होप. तो पार्टनरशिप इज रिलेशन और इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स. क्या है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो रिलेशन है, जो मिलके काम करते हैं, हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. हमने एक एग्जाम्पल भी किया था मिस्टर ए और मिस्टर बी का. दोनों मिस्टर ए और मिस्टर बी ने डिसाइड किया था कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे अंडर द ट्रेड नेम ए बी ट्रेडिंग कंपनी. ठीक है जी. तो ए और बी को हमने इंडिविजुअली क्या कहा था, पार्टनर्स, और कलेक्टिवली इन दोनों को क्या कहेंगे हम, फर्म. और जो इनकी फर्म का नाम था ए बी ट्रेडिंग कंपनी, उसे हम क्या कहेंगे, फर्म नेम. फिर हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करे थे डिस्कस करना, जिसमें सबसे पहला था एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जिसमें हमने सीखा कि मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 2 पार्टनर्स, और मैक्सिमम 100. ये लिमिट 100 की किसने दी थी, कंपनीज एक्ट 2013 ने, और सेक्शन था इसका 464. सेकेंड एलिमेंट इज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, कि पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. थर्ड एलिमेंट इज बिजनेस. हमने डिस्कस किया था कि देयर शुड बी अ बिजनेस. अगर बिजनेस नहीं है तो हम उसे पार्टनरशिप भी नहीं कहने वाले. फोर्थ इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है जी. आइए, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है. कहते हैं जैसे हमने एग्जांपल लिया था ए एंड बी का. इसमें क्या था, ए और बी ने क्या डिसाइड किया था कि हम दोनों एक फर्म बनाएंगे, पार्टनरशिप फर्म, जिसका नाम होगा ए बी ट्रेडिंग कंपनी. ठीक है जी, ए बी ट्रेडिंग कंपनी. और इसमें ए और बी क्या थे, पार्टनर्स थे, और इस ए बी ट्रेडिंग कंपनी को हमने कहा था फर्म नेम. ठीक है जी. और इधर हमने डिसाइड कर लिया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगी, दैट विल बी 50:50. दैट मीन्स 1:1. इन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इक्वली. क्लियर. तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट का शेयर होना बहुत जरूरी है. ए एंड बी, इट इज मैंडेटरी फॉर ए एंड बी कि ये प्रॉफिट शेयर करे. क्वेश्चन कम्स, क्या लॉसेस को शेयर करना जरूरी है. क्या ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसमें ए पार्टनर कहता है, जैसे हमारे एग्जांपल में ही ए पार्टनर कहता है कि सिर्फ वो ही लॉस बियर करेगा और बी लॉस बियर नहीं करेगा. ठीक है, और बी लॉस नहीं बियर करेगा. क्या ऐसी भी एसोसिएशन हो सकती है, मतलब ये कैसी एसोसिएशन है जिसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्वली शेयर कर लेंगे, और अगर लॉस हुआ तो सिर्फ मिस्टर ए बियर करेगा. ठीक है जी. जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ फॉर्म में, तो 5,000 ए शेयर करेगा, 5,000 बी लेगा. ठीक है. और अगर यही 10,000 का लॉस हो गया तो सिर्फ लॉस कौन बियर करेगा, मिस्टर ए. क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म में अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर लॉस कैसे शेयर करेंगे. आपको पता होगा, ये चीज आपने 12th में भी पढ़ी होगी, जिसमें हमने सीखा था कि अगर फर्म में लॉस हो जाए और डीड में ऐसा कुछ भी मेंशन ना हो, तो लॉस भी हम किस रेशियो में शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो अगर डीड में नहीं है कुछ मेंशन, तो लॉस जो 10,000 का हुआ उससे भी हम कैसे शेयर करेंगे, इक्वली. दैट इज 5,000 एंड 5,000. क्लियर है. ठीक है जी. तो ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है.
अभी मैं इसको आगे इन अ वेरी फ्यू मिनट्स मैं आपके साथ ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद हमारे पास है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आइए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहते हैं बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं एक फर्म में देयर आर टोटल 3 पार्टनर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। अगर ये तीनों बिजनेस करते हैं तो हम कहेंगे द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल। कह रहे बिजनेस कौन करता है, सारे पर्सन्स कर रहे हैं। या अदर ऑप्शन ये भी हो सकता है कि पार्टनर तो सिर्फ ए और बी ही काम कर रहे हैं, सी काम नहीं करता। ठीक है, तो इसे कहेंगे कि बिजनेस या तो सारे भी काम कर सकते हैं या उनमें से कोई भी एक पार्टनर भी अगर काम करे तो भी हम कहेंगे कि पार्टनरशिप वैलिड है। आइए इस पॉइंट को डिटेल्ड में हम एनालाइज करेंगे। क्या कहता है ये पॉइंट, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। कह रहे बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स करें या और बाय एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे अगर मैं आपके साथ एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें मैं आपके साथ कहूंगा कि पार्टनर है ए, बी एंड सी। देयर आर टोटल 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। अगर ये तीनों के तीनों काम करें, ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल। मतलब बिजनेस सारे पार्टनर्स चला रहे हैं। बट इन केस अगर सिर्फ बिजनेस ए चला रहा है और बी काम कर रहा है, मतलब ए और बी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सी काम नहीं कर रहा, तो क्या हम इसे पार्टनरशिप कहेंगे? क्या हम इसे पार्टनरशिप कहेंगे? अगर ए और बी काम कर रहे हैं और सी सिर्फ काम नहीं कर रहा, उसने अपना कैपिटल दे दिया और वो कहता है मैं डिसीजन मेकिंग नहीं करूंगा, तो लॉ सेज यस, हम इसे पार्टनरशिप कहेंगे। इस केस में जो सी पार्टनर होगा उसे हम कह देंगे स्लीपिंग पार्टनर और ए और बी को हम क्या कह देंगे, एक्टिव पार्टनर। ठीक है जी, आई रिपीट, जिस फर्म में जो पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक्टिवली डिसीजंस लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर्स। और जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होते, सिर्फ फर्म को अपना पैसा दे देते हैं और कहते हैं आप इसे यूज करो और जो प्रॉफिट है उसका मुझे शेयर दे देना, उसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। अब इस केस में भी यही था, ए और बी दोनों बिजनेस कर रहे थे, दोनों डिसीजंस ले रहे थे, बट सी डिसीजंस नहीं ले रहा था, तो क्या इसे हम पार्टनरशिप कहेंगे? लॉ सेज बिल्कुल कहेंगे। ठीक है जी, तो आइए, तो यहां पे क्या कह रहे हैं, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। बिजनेस सारे पार्टनर्स कैरी ऑन करें, कैरी ऑन का मतलब होता है रन करेंगे, चलाएंगे, और बाय एनीवन या उनमें से कोई भी एक पार्टनर भी चला सकता है। जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स को बिजनेस करना है, कोई एक पार्टनर भी रन कर सकता है। एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बिहाफ पर एक पार्टनर भी काम कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द कार्डिनल प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपको अच्छे से याद करनी है। दिस इज कॉल्ड द कार्डिनल प्रिंसिपल। कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है कि एक बिजनेस में एक पार्टनर चाहे काम करे या सारे पार्टनर्स काम करें या कुछ पार्टनर्स काम करें, कुछ पार्टनर काम ना करे, उसे हम क्या कहेंगे, कार्डिनल प्रिंसिपल। इन अदर वर्ड्स, there should be a binding contract of mutual agency between the partners। ध्यान से सुनिए, आपने कंसेप्ट सुना प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप, एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं इसे, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, एक पर्सन मिस्टर ए, उसने अपना एजेंट अपॉइंट कर लिया मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए ने अपना एजेंट मिस्टर बी अपॉइंट कर लिया, तो कहते हैं एजेंट जो भी सेल्स करेगा या कोई भी डिसीजन लेगा तो उसके लिए कौन लाइबल हो जाता है, प्रिंसिपल। ठीक है जी, प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। ठीक है जी, तो ऐसे ही कहते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ए, बी और सी तीनों जने अगर काम कर रहे थे और ए ने कोई डिसीजन लिया जिसकी वजह से फर्म को हो गया नुकसान। ठीक है, अब पता तो नहीं ना कि हर कॉन्ट्रैक्ट में हमारा फायदा ही होगा। मान लेते हैं ए ने कोई डिसीजन लिया फर्म के बिहाफ पर और उसमें हो गया नुकसान, तो क्या वो नुकसान सिर्फ ए ही बियर करेगा या सारे पार्टनर बियर करेंगे? आप बताइए। देखिए, अगर ए कॉन्ट्रैक्ट करा और फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है जी, और वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो फर्म को लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, तो क्या वो लॉस क्या सिर्फ ए बियर करेगा? पार्टनर्स क्या कहेंगे कि सिर्फ ए की वजह से, ए ने डिसीजन लिया था, ए की वजह से लॉस हुआ है, तो लॉस भी कौन बियर करेगा? ए। क्या ऐसा होगा?
नहीं, पार्टनरशिप एक्ट मना करता है। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सारे पार्टनर्स के बीच में एजेंसी रिलेशनशिप होता है। एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कौन सा मतलब, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया, मतलब बिजनेस के दौरान अगर पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया और उस डिसीजन से अगर लॉस हो जाए तो सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पार्टनर ने डिसीजन लिया सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होगा, सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए लोग कहता है कि हर पार्टनर प्रिंसिपल है जो डिसीजन ले रहा है और हर पार्टनर एजेंट है। ठीक है जी, तो आइए, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल। कह रहा हर पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल, एज वेल एज द एजेंट, और हम उसे क्या कहेंगे, एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। ही इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, एंड ही इज अ प्रिंसिपल टू द एक्सटेंट दैट ही इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि वो एजेंट कैसे है, जैसे मैं एग्जांपल आपके साथ लिया ए, बी और सी का। ठीक है, ए ने बिजनेस के दौरान कोई डिसीजन लिया जिससे लाखों रुपए का लॉस हो गया। ठीक है जी, तो अब देखिए, ए के लॉस की वजह से, ए के डिसीजन की वजह से दूसरे पार्टनर्स भी क्या हो गए, लाइबल हो गए। तो ए इज एक्टिंग एज एन एजेंट और बी एंड सी कैसे एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एज प्रिंसिपल। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए, ही इज एन एजेंट, ए क्या हो गया, एजेंट हो गया, इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर, वो दूसरे पार्टनर्स को कर सकता है, बाइंड कर सकता है बाय हिज एक्ट, एंड ही इज अ प्रिंसिपल, और ये क्या है, प्रिंसिपल भी है, टू द एक्सटेंट ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। अब जरूरी थोड़ी ना कि हर बारी मिस्टर ए की वजह से ही लॉस होगा, क्या पता मिस्टर बी और सी की वजह से भी लॉस हो जाए। तो अगर बी और सी के डिसीजन से लॉस होता है तो वो ए को भी तो बियर करना पड़ेगा, तो ए इज एक्टिंग लाइक अ प्रिंसिपल। आई बात समझ में? तो सिंपल क्रक्स में अगर मैं आपको बात समझाऊं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक पार्टनरशिप फॉर्म में, अगर कोई भी पार्टनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कोई डिसीजन लेता है, ठीक है जी, अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके उस डिसीजन की वजह से अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस सारे पार्टनर्स बियर करेंगे। ठीक है, और हर पार्टनर एजेंट भी है और हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है। इट मे बी नोटेड दैट, ये ध्यान रखा जाएगा, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जो एक ट्रू टेस्ट होता है वो होता है म्यूचुअल एजेंसी। कह रहा प्रॉफिट शेयर करना ट्रू टेस्ट नहीं है। ट्रू टेस्ट क्या है? ट्रू टेस्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। ये पेपर का आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी रादर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, इट इज द इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, अगर म्यूचुअल एजेंसी एब्सेंट है, व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? यही प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, कि मैं अगर पार्टनर हूं और आप भी पार्टनर हैं तो आपके एक्ट की वजह से मैं लाइबल हूं और मेरे एक्ट की वजह से आप लाइबल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तो क्या हुआ? इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, अगर म्यूचुअल एजेंसी एब्सेंट है देन देयर विल बी नो पार्टनरशिप, फिर कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप? पार्टनरशिप डिटरमाइनिंग के लिए क्या क्या मोड्स है? सबसे पहला, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। और दूसरा, द एग्रीमेंट वॉज टू शेयर द प्रॉफिट्स। एग्रीमेंट किस चीज का होना चाहिए? कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर्स एक्ट करेंगे, ऑल पार्टनर्स, या एनी ऑफ देम, मतलब एनी ऑफ द पार्टनर, या तो सारे पार्टनर्स या एनी पार्टनर। ठीक है जी, ये होते हैं 3 मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द पार्टनरशिप। फर्स्ट, एग्रीमेंट होना चाहिए, सेकेंड, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, एंड थर्ड क्या होना चाहिए? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये 3 पॉइंट्स हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं।
आइए, एक लाइन है, इस लाइन को ध्यान से समझेगा। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। देखिए, पार्टनरशिप फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म में होती है डीड, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाई करती है कि डिटेल ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स कौन कौन होंगे, ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन होंगे ये स्पेसिफाई करेगी। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, ठीक है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें डीड में पहले से लिखी जाती है। तो ये जो रिलेशन है, जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का रिलेशन है, इसे कौन रेगुलेट कर रहा है? पार्टनरशिप डीड। तो इसलिए यहां पे कह रहा है कि द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है मींस पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या करती है? कंट्रोल करती है पार्टनर्स के रिलेशन को, कि कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या रेम्युनरेशन होगी, किसकी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, किसकी क्या कंडीशंस हैं, ये सारी बातें कहां लिखी होती हैं? डीड में, ठीक है जी। आइए फिर आगे कह रहा है, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। क्या कह रहा है? जो पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो कैसे अराइज हो रहा है? फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, और वो स्टेटस से नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपको पता हो, देयर इज वन टर्म HUF, जिसे हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन इस फैमिली में जन्म लेता है तो वो बाय डिफॉल्ट इस HUF का क्या हो जाता है? पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, एक एग्जांपल, मिस्टर ए इज अ हस्बैंड, मिस्टर बी रादर मिसेस बी इज वाइफ, ठीक है। ए इज हस्बैंड, बी इज वाइफ, और उनका सन सी इज द सन। अब डी का जन्म होता है तो डी क्या है? इज अ मेंबर ऑफ HUF, ऑटोमेटिकली ही इज अ मेंबर ऑफ HUF। इतनी बात समझ आई? तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैसे बनते हैं? बाय डीड। अगर डीड में उनका नाम है तो वो पार्टनर्स है, अदरवाइज वो पार्टनर नहीं है। बट HUF में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। जैसे ही उसने जन्म लिया वो क्या बन जाएगा? पार्टनर इन HUF। आई बात समझ में? तो इसलिए यहां पे कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड में जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो डिटेल्स लिखी हुई हैं, वही रिलेशन को डिफाइन करती हैं, जबकि उसे स्टेटस से नहीं मिलता। इन पर्टिकुलर द मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो मेंबर्स होते हैं HUF के, कैरी कर रहे हैं फैमिली बिजनेस को, उसे हम पार्टनर्स नहीं कहते। दे आर अ फैमिली, तो उन्हें हम पार्टनर्स नहीं कहते। ऑल्दो HUF में अगर आप देखेंगे तो HUF में 2 और मोर पर्संस होते हैं, प्रॉफिट वो भी शेयर करते हैं, बिजनेस वो भी कर रहे हैं, बट फिर भी हम उन्हें पार्टनर्स नहीं कहते, बिकॉज HUF क्या है? एक्सेप्शन है। HUF क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का, वो कैसे अराइज होता है, कैसे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट से। जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाएंगी वो एप्लीकेबल हो जाएंगी, और वो स्टेटस से नहीं होएगा। स्टेटस से मतलब HUF जैसे, जिसमें आपको कोई डीड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप बाय बर्थ, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, उस नेचर की वजह से आपको कोई भी डीड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती इन केस ऑफ HUF, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। व्हाट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सेज? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कहता है कि अगर आप प्रॉफिट शेयर करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वहां पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ प्रॉफिट शेयर करता है तो हमें क्या लगेगा कि ये दोनों क्या है? पार्टनर्स हैं, तभी वो क्या शेयर कर रहे हैं? प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं। एग्री करते हो? जैसे मान लो आपके 2 फ्रेंड्स हैं, राम और श्याम।
अगर वो कोई काम करते हैं साथ में और वो साथ में वो उससे जो प्रॉफिट आता है अगर वो उसे शेयर करते हैं तो आप क्या समझेंगे कि ये दोनों क्या है, पार्टनर्स है, तभी तो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है ना जी। तो प्रॉफिट शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बट याद रखिए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ट्रू टेस्ट नहीं होती, जबकि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है जी, बट मेजर जो ट्रू टेस्ट क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमें क्या सिखा रहा है, वो सिखा रहा है हमारे को कि अगर एक फर्म में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं या दो जने मिलकर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो चांसेस आर देयर कि वहां पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, बट जरूरी नहीं है कि वहां पर पार्टनरशिप होगी ही होगी। कुछ केसेस है हमारे सामने जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपके सामने केस स्टडी रखी जाएगी और आपको बताना होगा कि ये पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है जी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, सुनिए। आपने क्या करा, आपने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता होगा, लेट मी प्रिपेयर अ स्मॉल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनकम्स लिखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं, और हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। इतनी बात समझ आई, हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। अब एक बात बताइए, मेरे पास ये जो प्रॉफिट आया, मैंने क्या करा, एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, मेरे पास कितने का प्रॉफिट आ गया, 1 लाख रुपए का। मैंने कहा मैं इस प्रॉफिट का क्या करूं, मैंने सोचा कि इसको, जिसने मैंने लोन लिया था, जिन लोगों से मैंने लोन लिया था, जिनको मैंने पैसे देने थे, मैंने इस 1 लाख रुपए से वो पैसे वापस कर दिए। ठीक है, तो मैंने एक तरीके से अपना जो प्रॉफिट था वो क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो क्या उस पर्सन के साथ मेरी पार्टनरशिप है, आप बताइए। एग्जांपल लेता हूं आपके साथ, आप और मैं दोनों पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। ठीक है, फर्म को प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। हमने सोचा लेट्स नॉट शेयर, आप शेयर नहीं करते, हम क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपए से जो हमने लोगों के पैसे देने हैं, चलो उनके पैसे दे देते हैं। ठीक है जी, हमने उनके पैसे दे दिए, तो हमने ये जो पैसे दिए वो कहां से दिए, प्रॉफिट से दिए। तो एक तरीके से हमने क्या कर दिया, शेयरिंग इन प्रॉफिट्स। हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो क्या मैं ये कहूंगा कि हम, मेरी उस पर्सन के साथ पार्टनरशिप चल रही है? क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कि जिस क्रेडिटर या जिस पर्सन ने मुझे पैसे दिए थे, जिसको मैंने आज पैसे वापस दिए, क्या मैं कहूंगा कि उस पर्सन के साथ मेरी पार्टनरशिप चल रही है? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अपनी क्या करी है, उधार खत्म करी है। मेरी जो सिर पे लाइबिलिटी थी मैंने वो खत्म करी है। ठीक है, तो आइए, द रिसीप्ट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस डज नॉट इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर। अगर आप किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, और वो पेमेंट उसको मिली है आउट ऑफ द प्रॉफिट, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपका क्या है, पार्टनर है। जैसे क्रेडिटर को मैंने जब पैसे दिए, तो जब मैंने उसे पैसे दे दिए तो वो क्या, वो मेरा पार्टनर हो गया? आंसर इज नो। तो देयर आर स्पेसिफिक केसेस, जैसे बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू द पर्सन्स एंगेज्ड और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। कह रहे कि अगर आपने किसी को पैसे दे दिए, मान लो, ठीक है, आपके पास पैसे 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया, आपके किसी फ्रेंड को जरूरत थी, तो आपने वो 1 लाख रुपए अपने फ्रेंड को दे दिए, तो क्या आपने अपना प्रॉफिट शेयर कर दिया? देखा जाए तो प्रॉफिट शेयर कर दिया, बट क्या वो पर्सन आपका पार्टनर बन गया? नो, वो पार्टनर नहीं बन गया। तो हमने अगर किसी को पैसे दे दिए, अगर उसकी हेल्प कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा पार्टनर है। सेकेंड, बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज रेम्युनरेशन। देखिए, अब मैं क्या करता हूं, मैंने, आपने देखा होगा ग्रॉस प्रॉफिट होता है कुछ, जब हम सेल करते हैं, परचेज उसमें से लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट से मैं क्या करता हूं, एक्सपेंसेस बियर करता हूं, सैलरी देता हूं, एक ऑफिस एक्सपेंसेस इनकर करता हूं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस मैं इनकर करता हूं। ठीक है जी, अगर मैंने सैलरी दी तो इनडायरेक्टली जो मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वही तो मैंने शेयर करा। आपने देखा होगा जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। फिर मैं इसे कहाँ ले जाता था, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता था, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता था, एक्सपेंसेस एडजस्ट करता था, और एक्सपेंसेस में यहाँ पे मैं दिखाता था सैलरी। ठीक है जी, मैं यहाँ पे क्या दिखाता हूँ, सैलरी। तो मैंने एक तरीके से जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट था, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था, मैंने वो क्या कर दिया, अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, मैंने उन्हें सैलरी दे दी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या मैंने उनको पार्टनर बना लिया, क्या मैंने उन्हें पार्टनर बनाया? नो, मैंने क्या करा, अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करी है, वो मेरे पार्टनर नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई, अगर किसी सर्वेंट को, किसी एजेंट को रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी, अगर किसी सर्वेंट को, किसी एजेंट को एज सैलरी अगर कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमारा पार्टनर नहीं है। बाय विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर एज एन्युटी, जैसे मान लेते हैं 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। सी मर गया, ठीक है जी, सी एक रोड एक्सीडेंट में मर गया, तो सी की जो वाइफ है वो आती है और वो क्या कहते हैं कि अपना सी का जो शेयर है वो डिमांड करती है। ठीक है, और हमने क्या करा, प्रॉफिट निकाला। ठीक है, और प्रॉफिट जो सी का बना था वो उसकी वाइफ को दे दिया। ठीक है जी, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगी। तो क्या सी, मिसेस सी जो सी की वाइफ है, क्या वो फर्म में पार्टनर बन जाएगी? क्या वो ए बी की पार्टनर बन जाएगी क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट शेयर कर दिया? आंसर इज नो, वो पार्टनर नहीं बनेगी। आई होप आप सब समझ पा रहे हैं। तो बाय अ विडो और अ चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है जो पार्टनर मर गया हो, डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, जो पार्टनर मर गया हो उसे हम क्या कहते हैं, डिसीज्ड पार्टनर एज एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है लमसम अमाउंट उसको दे दी, जितना भी फर्म में उसका कैपिटल ड्यू था वो सारा कैपिटल हमने किसको दे दिया, उसकी वाइफ को दे दिया। ठीक है, तो क्या मैं उसे पार्टनर कह दूंगा? आंसर इज नो। नेक्स्ट, बाय प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ डज नॉट मेक itself the receiver a partner with the person carrying on the business। देखिए, मैंने क्या करा, बिजनेस रन करा, और बिजनेस रन करते समय मैंने किसी एक बिजनेस मैंने खरीद लिया। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या करा, मैकडॉनल्ड्स मैंने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, आप सब जानते हैं मैकडॉनल्ड्स बहुत बड़ा ब्रांड है, मैंने उसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, और मैंने उसको मैं क्या दूंगा, क्योंकि उसका वो एक ब्रांड था, उसकी एक गुडविल थी, तो मैं क्या करूंगा, उसकी गुडविल के उसे पैसे दूंगा। मैंने कहा कि सर आपकी गुडविल बहुत बड़ी अमाउंट में है, ठीक है, तो मैं ना आपको हर साल शेयर ऑफ प्रॉफिट दूंगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट जैसे मैंने कह दिया कि हर साल जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 2% मैं आपको दूंगा। समझ रहे हैं, एज गुडविल, क्योंकि आपकी गुडविल बहुत बड़ी वैल्यू में है तो मैं इतनी बड़ी वैल्यू पे नहीं कर सकता, तो मैंने क्या कह दिया कि मैं आपको 2% एज शेयर कमीशन कह लो या एज रॉयल्टी कह लो, वो मैं आपको दूंगा। तो जब मैं अपना प्रॉफिट उनके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है जी, मैं उनके साथ अपना 2% ऑफ द प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं एज गुडविल, तो क्या वो मेरे पार्टनर बन जाएंगे? नहीं, वो मेरे पार्टनर नहीं बनेंगे। ये क्या है, मेरे लिए एक खर्चा है, ये क्या है, मेरे लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है जी, तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैंने किसी से बिजनेस टेक ओवर किया और उसकी गुडविल के पैसे उसे मैं दे रहा हूं आउट ऑफ दी प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट से मैं उसे गुडविल के पैसे दे रहा हूं, तो इस केस में मैं उसे पार्टनर नहीं कहूंगा। तो टोटल देयर आर 4 केसेस जहां पर मैं, जिसने प्रॉफिट का शेयर तो मिला बट मैं उसे पार्टनर नहीं कहूंगा। पहला केस क्या था, लेंडर, अगर मैंने किसी को पैसे उधार पर दिए, ठीक है, या मैंने किसी से पैसे लिए थे और मैंने उसके पैसे लौटा दिए। सेकंड, सर्वेंट और एजेंट। थर्ड, विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, एक पार्टनर जो अब नहीं रहा, उसकी वाइफ को या उसके चिल्ड्रन को अगर मैंने कोई पैसे दिए, पैसे कौन से, जो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर था फर्म में, जो वो मैंने उसे पैसे दिए, तो वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो गया बट मैं उनको पार्टनर नहीं कहूंगा। और लास्ट, परचेज ऑफ गुडविल, अगर मैं गुडविल परचेज करता हूं और शेयर ऑफ प्रॉफिट से कुछ पैसे देता हूं तो वो पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एजेंसी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि म्यूचुअल एजेंसी, कि हर पार्टनर क्या है, एजेंट है, और हर पार्टनर क्या है, प्रिंसिपल है। तो आइए
existence of mutual agency which is the cardinal principle of partnership law. कह रहे एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, कह रहे म्यूचुअल एजेंसी का होना पार्टनरशिप में बहुत जरूरी है और इसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल. ठीक है, एक पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत जरूरी है और ये किस लिए, क्योंकि ये होता है कार्डिनल प्रिंसिपल. ईच पार्टनर, हर पार्टनर जो बिजनेस कर रहा है इज द प्रिंसिपल. ठीक है, और साथ में वो क्या है, एजेंट. सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर, अगर एक पार्टनर ने कुछ किया, डन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर फर्म के बिहाफ पर अगर उसने कुछ किया क्या दैट मींस उसने कुछ डिसीजन लिया, तो वो सारे पार्टनर्स को बाउंड करता है. इफ द एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर्स या बिटवीन द पार्टीज constituting a group formed with the view to earn profit by running a business, a partnership may be deemed to exist. क्या कह रहा है, कह रहा है अगर म्यूचुअल एजेंसी के एलिमेंट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, म्यूचुअल एजेंसी के अगर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें पार्टनर्स एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे और एक दूसरे के डिसीजंस की तरफ बाइंड रहेंगे या बाउंड रहेंगे, मतलब बाध्य रहेंगे, तो इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है. ठीक है जी, जैसे ए और बी ने कह दिया कि अगर ए कोई डिसीजन लेता है और उससे कोई लॉस होता है तो दोनों सफर करेंगे, और ऐसी बी अगर कोई डिसीजन लेता है और उससे कोई लॉस होता है तो दोनों सफर करेंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी बराबर में बांटेंगे. इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, मतलब प्रॉफिट भी बांटेंगे, लॉसेस भी बांटेंगे. ठीक है जी, कहने का मतलब एक दूसरे के एक्शन से हम लाइबल होंगे. ठीक है जी, आगे एक केस लो है यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए. शांतिराजन दास गुप्ता वर्सेस दास नारायण मुलजामुल. क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट टू रीच टू द कंक्लूजन दैट देयर इज नो पार्टनरशिप. कह रहे पार्टनरशिप नहीं थी किन केसेस में, कहता है यहाँ पे ये 4 कंडीशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो गई तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे. कैसे, कह रहे पार्टीज हैव नॉट रिटेन्ड एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप. कह रहे पार्टीज के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है कि उनके पार्टनरशिप की क्या टर्म्स क्या कंडीशंस हैं. चलो ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन्ड नो अकाउंट्स ऑफ इट्स ओन व्हिच वुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन. पार्टीज ने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगी, कोई लेजर नहीं प्रिपेयर कर रखा, कोई ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं कर रखा, कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा. नो अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप वाज ओपन विद द बैंक अकाउंट. बैंक के पास भी कोई पार्टनरशिप का सेपरेट अकाउंट नहीं खोल रखा. नो रिटन इंटीमेशन वाज कन्वेड टू डिप्टी डायरेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप. हमने डिप्टी डायरेक्टर को भी हमने नहीं बोला कि हमने पार्टनरशिप स्टार्ट कर रखे. डिप्टी डायरेक्टर का मतलब हमने पार्टनरशिप को रजिस्टर भी नहीं करा रखा. देखिए कह रहे हैं कि अगर ये 4 कंडीशन अगर हो जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम नहीं कहेंगे उसमें पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है. फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट कि उन्होंने कोई रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन. हर देखिए अगर आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करेंगे कि क्या टर्म्स होनी चाहिए और क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या रेम्युनरेशन होएगा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होएगा. इसका कोई रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन नहीं कर रखा था. ठीक है, फिर लोगों ने देखा उन्होंने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं कर रखी थी. फिर लोगों ने ये भी चीज ऑब्जर्व करी कि उन्होंने बैंक में भी कोई खाता नहीं खोल रहा, पार्टनरशिप फर्म के नाम से कोई भी बैंक अकाउंट खोल नहीं रखा था, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए भी एप्लीकेशन नहीं दी थी. तो लोग कहता है अगर इतने फेवरेबल के सर्कमस्टांसेस हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है जी, चलिए सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप देन विल शिफ्ट ऑन अ न्यू टॉपिक. तो हमने आज सीखा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के पार्टनर्स को क्या करना होगा, प्रॉफिट शेयर करना होगा. पार्टनरशिप फर्म ऐसी भी हो सकते हैं जिसमें कुछ पार्टनर कहते हैं कि वो सिर्फ लॉसेस शेयर करेंगे और कुछ पार्टनर्स कहते हैं हम सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे. प्रॉफिट सबका शेयर करना जरूरी है जबकि लॉसेस सबका शेयर करना जरूरी नहीं है. ठीक है जी, फिर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने सीखा कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ. कौन सा प्रिंसिपल, कार्डिनल प्रिंसिपल, जिसमें हमने क्या सीखा
कि हर पार्टनर एजेंट है, हर पार्टनर प्रिंसिपल है, हर पार्टनर एक दूसरे की तरफ बाउंड है। अगर किसी पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है, तो दूसरे पार्टनर्स भी क्या होंगे, लाइबल हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर हमने सीखा मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द पार्टनरशिप। क्या मोड्स हैं, जिसमें सबसे पहला है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, एंड द बिजनेस वाज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है जी। फिर हमने एक टर्म सीखा, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। कि जो रिलेशन है वो कहां से अराइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट हियर मींस पार्टनरशिप डीड, जिसमें सारी टर्म्स कंडीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑफ डॉरोइंग्स, कैपिटल वगैरह सारी बातें लिखी जाती हैं। ठीक है जी। फिर हमने सीखा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जहां पे हमने प्रॉफिट तो शेयर कर दिया बट वहां पे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। फिर हमने सीखा एजेंसी। एजेंसी मतलब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, जहां पे हमने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी देखी, जहां पर हमने देखा कि पार्टनरशिप वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती जहां पर आपने कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रखा कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, कोई रिकॉर्ड इस रिस्पेक्ट में प्रिपेयर नहीं कर रखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगी। ठीक है जी। आपने बैंक अकाउंट भी नहीं ओपन कर रखा और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर रखा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। एक पार्टनरशिप और एक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आइए वो चीज डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप आपको पता है क्या है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन जो एग्री करते हैं कि वो साथ में क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट शेयर करेंगे। कंपनी क्या है, कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी क्या है, एक ऐसी कंपनी जो 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या हुई है, रजिस्टर हुई है। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में जैसे ही प्रॉफिट आ जाता है वो प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में हम उस प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और कंपनी के केस में जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। अगर हमने प्रॉफिट दिया तो हम उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं हम उसे, डिविडेंड। फिर आता है लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। कैसी होती है लायबिलिटी, अनलिमिटेड। दैट मींस कि अगर पार्टनरशिप फर्म कैपेबल नहीं है क्रेडिटर्स को या अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए, तो पार्टनर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे और उनके पर्सनल एसेट्स भी रियलाइज की जा सकती हैं। ठीक है जी। और कंपनी के केस में लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है। फिर है रजिस्ट्रेशन। आप मुझे बताइए पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है, पार्टनरशिप का मैंडेटरी नहीं है, जबकि कंपनी का इट इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। फिर है हमारे पास मैनेजमेंट। पार्टनरशिप को कौन मैनेज करता है, पार्टनर्स। और कंपनी को कौन मैनेज करता है, डायरेक्टर्स। आपको पता होगा कि कंपनी में मेंबर्स होते हैं जिनके पास शेयर्स होते हैं और कंपनी को मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। ठीक है जी। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है, क्या किसी और के नाम पर अपना शेयर दे सकता है। जैसे ए बी सी 3:2:1 शेयर कर रहे थे, मतलब सी का कितना शेयर था, सिर्फ 1/6 शेयर। ठीक है। तो क्या वो अपना 1/6 शेयर किसी और के फेवर में दे सकता है, लोग कहता है दे सकता है, कोई मना नहीं है, बट दूसरे पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। देगा कैसे, खुद रिटायर करेगा और दूसरा पार्टनर एडमिट होगा। तो इस केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, सी रिटायर कर जाएगा, डी एडमिट होएगा। तो इसलिए लोग कहता है कि विद द कंसेंट ऑफ, कंसेंट का मतलब होता है अप्रूवल, यहाँ पे कंसेंट वर्ड है जिसका मतलब है अप्रूवल। कह रहा विद द अप्रूवल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की मदद से, सारे पार्टनर्स के अप्रूवल से आप अपना शेयर दूसरे पर्सन के बिहाफ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि कंपनी के केस में जो रिस्ट्रिक्शन अगर कुछ है, आर्टिकल्स में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो रिस्ट्रिक्शन आप फॉलो करेंगे और आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है एग्जिस्टेंस।
पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए, कोई भी पार्टनर मर जाए, डेथ हो जाए, या कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उससे क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उससे क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जबकि कंपनी इज अ परपेचुअल सक्सेशन। आपको पता भी होगा, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी रिमेन्स ऑन फॉर एवर। कहने का मतलब मेंबर आए, मेंबर जाए, कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस करे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी 50% पॉइंट्स है, मतलब अराउंड 4-5 पॉइंट्स और है जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अ क्विक रिकैप ऑफ दिस टॉपिक इज, पार्टनरशिप क्या है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन जो एग्री करते हैं बिजनेस करने के लिए एंड शेयर द प्रॉफिट्स। कंपनी क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप में जैसी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स ले जाएंगे। कंपनी के इसमें जैसी प्रॉफिट आएगा जरूरी नहीं है कि वो मेंबर्स को दिया जाए, कंपनी अपने पास भी वो रख सकती है। ठीक है जी, फिर आता है लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, और मेंबर्स कंपनी की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। फिर रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जबकि कंपनी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है जी, फिर मैनेजमेंट, पार्टनरशिप को कौन मैनेज करता है, डिसीजन कौन लेता है, पार्टनर्स। कंपनी केस में डिसीजन कौन लेता है, डे टू डे डिसीजंस लेते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो इस केस में पार्टनरशिप के केस में आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने हिस्से का जो शेयर है पार्टनर वो किसी और पर्सन के बिहाफ में दे सकता है, प्रोवाइडेड कि वो सारे पार्टनर्स की क्या ले ले, कंसेंट ले ले, सारे पार्टनर्स की अप्रूवल ले ले। और कंपनी के केस में आप कर सकते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आपको पता होगा 2 तरह की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप में अगर किसी भी पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट होती है तो उससे क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बट कंपनी के केस में इट इज परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब क्या है कि कंपनी चलती रहेगी, उस मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। बाकी इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में भी जरूर कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आइए, इन केस ऑफ एनी गाइडेंस, कोई डाउट अगर आपके पास है या कोई भी आपको इश्यू अगर आ रहा है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स hisar@gmail.com एंड मोबाइल नंबर इज 7988840286। फाइन, थैंक यू।